हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। साथ ही अगर आप यूपीएससी 2026 दे रहे हैं तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज देख रहे होंगे और पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर रहे होंगे। आज 3 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर डिस्कशन में हम क्या करते हैं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे टॉपिक जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या तो किसी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और चांस है उनका आने का, उनको हम यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज हमारा यही है कि करंट अफेयर का जो पूछने का ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। अब क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज में आप जाओ, जबकि ये पहले ये सिर्फ यूपीएससी में हुआ करता था, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कॉमन अप्रोच रखी है, इसको हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे स्टैटिक जो चीज़ें उसको डिस्कस करते हैं। साथ ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आज एटलीस्ट डिस्कशन आप देखें, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाओलंग सुखापा। तो चाओलुंग सुखापा न्यूज में क्यों था, सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड डेवलपमेंट है, अगर हम बात करें वाटरवे है, उन्होंने क्या किया, असम दिवस सेलिब्रेट किया। कौन सा दिवस? असम दिवस। तो जब असम दिवस सेलिब्रेट किया तो कहाँ पे किया गया? असम में। तो वहाँ पे एक, अगर हम बात करें, एक राज्य हुआ करता था, अहोम डायनेस्टी जिसे कहा जाता था। कौन सी डायनेस्टी? अहोम साम्राज्य उसे कहा जाता था। तो अहोम साम्राज्य को स्थापित किया था किसने? चाओलुंगा सुखापा ने। एक किंग हुआ करते थे चाओलुंगा सुखापा, ठीक है ना। तो उनके इस वजह से इनको आज याद भी किया गया। तो इन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था 13वीं सेंचुरी में, एडी में, ना कि बीसी में, ठीक है। और उन्होंने ग्रेटर असम का जो, अगर हम बात करें तो आर्किटेक्ट उन्हें माना जाता है। तो ये तो बात हो गई उनके राज्य के बारे में। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं कभी। तो दो बातें आप यहाँ पे याद रखिए कि उनका जो राज्य हुआ करता था या स्टेट हुआ करता था, उसको दो भाग में बांटा जाता था। खेल्स, तो एक रीजन खेल्स हुआ करता था, दूसरा फोइट। फोइट, तो इस क्षेत्र में उनको बांटा जाता था। अब पाइका जो होते थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता था या कलेक्ट किया जाता था। और पाइका बेसिकली एक तरह की सेना हुआ करती थी उनकी। तो ये बात हो गई, यहाँ पे न्यूज में थे इसलिए हमने यहाँ पर देखा। असम दिवस के खास तौर पर उनको याद किया गया, पीआईबी में न्यूज आई थी। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या बने हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ही अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलेशन एसिमिलेशन विद ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ असम। असम की जनजातीय समुदायों के साथ मेल मिलाप आत्मसात की नीति अपनाई। दूसरा ऑप्शन है, ही इस्टेब्लिश हिज फर्स्ट प्रिंसिपैलिटी एट कराइडो। उन्होंने अपना पहला राज्य स्थापना असल चराइदेव में स्थापित किया। तीसरा स्टेटमेंट है उनका, he introduced the पाइका सिस्टम अंडर विच एवरी मेल बिटवीन 16 to 50 हैड टू सर्व द किंग। उन्होंने पाइका प्रणाली शुरू की जहाँ 16 से 50 के प्रत्येक पुरुष, अगर हम बात करें, राजा की सेवा करनी होती थी। ये सिस्टम उन्होंने शुरू किया। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट मानी जाएंगी। आई होप इस टॉपिक से जुड़ी जितनी न्यूज आपको आवश्यक है उतनी मैंने दे दी। अब पूरी डायनेस्टी को एक्सप्लोर करने से कोई मतलब नहीं, यूपीएससी इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको इतनी बेसिक जानकारी है तो वो सफिशियंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है यहाँ पे किसके बारे में? तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। कितने प्रोडक्ट को? 5 उत्पाद को तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग मिला इसलिए यहाँ पे न्यूज में आ गया, जीआई टैग भी न्यूज में आ गया और वो जो प्रोडक्ट है उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। विद द रेफरेंस ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड जीआई टैग प्रोडक्ट तमिलनाडु, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, 4 यहाँ पे 3 दिए गए हैं, उनको मैच करना है। यहाँ पे बात की जा रही वरयूर काटन साड़ी के बारे में बात की जाती है। ये कोराइवई बॉर्डर और जियोमेट्रिक मोटिव्स के लिए प्रसिद्ध है। थोया मल्ली चावल के बारे में बात की जा रही है, पारंपरिक चावल है, शुद्ध चमेली बोला जाता है। तीसरा नमक्कल कलचट्टी, टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ है। अब ये हो सकता है कि स्टेट वाइज भी यहाँ पे मिलाने के लिए देता था। हो सकता है दार्जिलिंग टी को यहाँ पे पश्चिम बंगाल से मिलाना होता, या थोया मल्ली राइस को यहाँ पे तमिलनाडु या कर्नाटका दे देता, तो वो उस केस में और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता। इसलिए किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो वरयूर एक साड़ी है, इसको तो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला ही है। दूसरा अगर आप देखोगे थोयमल्ली चावल, इसको भी ये जीआई टैग मिला हुआ है। ये दोनों बात एकदम करेक्ट है। अब तीसरा अगर हम बात करें तो कविंदा पाड़ी, किसको? कविंदा पाड़ी। तो कविंदा पाड़ी अगर हम बात करें, जिसे नाटू सकरई बोला जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला। ये क्या है? सकरई, शक्कर नाम आ रहा है ना, तो ये गुड़ पाउडर है एक तरह का। तो गुड़ पाउडर, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है।
अब ये तो हो गई तीसरा प्रोडक्ट, ठीक। चौथा प्रोडक्ट कौन सा जिसको जीआई टैग मिला? नमक्कल कलचट्टी। नमक्कल कलचट्टी जीआई टैग मिला है। अब ये जो नमक्कल कलचट्टी है ये क्या है? ये रसोइये का अंग है। यहाँ पे जो टेराकोटा है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, प्रोडक्ट तो यहाँ पे सही है नमक्कल कलचट्टी, लेकिन नमक्कल जो कलचट्टी है प्रसिद्ध बर्तन हुआ करता उसमें बनाया जाता था, ठीक है। पांचवा लास्ट इंपॉर्टेंट है चोप्पू सामान, या उसको बोला जाता है अम्बा समुद्रम। अम्बा समुद्रम, अम्बा समुद्रम या चोपू सामान। ये अगर हम बात करें तो लकड़ी का खिलौना है, मेड बाय टेराकोटा। तो यहाँ पे अम्बा समुद्रम क्या है? टेराकोटा हो जाएगा। नमक्कल कलचट्टी एक तरह का भोज पदार्थ हो जाएगा, थोयामल्ली चावल ही है, और ये साड़ी ही है। तो इन 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ये आपने यहाँ पे जान लिया। अब जीआई टैग अगर हम बात करें तो WTO के अंतर्गत ये प्रावधान है कि ऐसे प्रोडक्ट जो स्थानीय स्तर पर जिनका उत्पादन होता है और वहाँ पे लंबे समय से चले आ रहे हैं, विशेषता है वहाँ की, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। जैसे दार्जिलिंग टी को मिला है ना, मधुबनी पेंटिंग्स को, तो बहुत सारी चीज़ों की इस तरह के जीआई टैग मिले हुए हैं। अब यहाँ पे जीआई टैग के लिए 1999 में एक एक्ट बनाया गया था, है ना। तो उसके आधार पर क्या किया जाता है? जीआई टैग किसी वस्तु को दिया जाता है, आई थिंक 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। तो हम लोग ये जीआई टैग पे तो कई एमसीक्यू डिस्कस करते ही रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जीआई टैग में आते रहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे जाननी थी जो हमने यहाँ पर जान ली है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉक ईगल ओल। रॉक ईगल ओल के संबंध में आपको विचार करना है स्टेटमेंट। अब जो रॉक ईगल ओल क्यों चर्चा में आ गया, सबसे पहले ये जान लो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी तेलंगाना का जो वन विभाग है वहाँ पर क्या हो रहा था? माइनिंग का काम चल रहा था। तो तेलंगाना माइनिंग के काम को क्या किया गया? रोक दिया गया, इसलिए कि वहाँ पर जो रॉक ईगल आउल है उसका घोंसला खतरे में था। इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट को लेकर जो कंसर्न है गवर्नमेंट का और उसकी जो ध्यान रखा जा रहा है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब अगर रॉक ईगल आउल ऐसा चर्चा में आ गया तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है IUCN स्टेटस क्या हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, वितरण कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। कुछ और फैक्ट मिल गया तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो IUCN स्टेटस आप जान लो कि IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, कम चिंताग्रस्त है, ठीक। और दूसरा केवल भारत नहीं, अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ और कहाँ कहाँ देखा जाता है? नेपाल देखा जाता है, साथ ही पाकिस्तान में। तो अब अगर इतने स्टेटमेंट आपको पता चल गए ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तेलंगाना के बारे में बता दिया, और ये तीनों स्टेटमेंट अगर आपने सारे जान लिए तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे इस टॉपिक से आता है तो। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो 1972 का एक्ट है उसके अंतर्गत शेड्यूल का प्रावधान है, वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, इट इज़ मेनली फाउंड रॉक स्क्रब हैबिटेट साउथ ऑफ हिमालय, या मुख्यतः हिमालय के दक्षिण पथरीले झाड़ीदार आवास में पाया जाता है। अब यहाँ पे सही है गलत आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा, इट करंटली प्लेस्ड अंडर द IUCN कैटेगरी वल्नरेबल। करंट में IUCN के वल्नरेबल सुभेद कैटेगरी में उसको रखा गया है। क्या बोला जाता है हिंदी में इसको? सुभेद, ठीक है। अब इन तीनों में से ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब आप पूछो कि पहला क्यों गलत है? क्योंकि पहला जो है ना उसे शेड्यूल 4 में रखा गया है, ना कि शेड्यूल 1 में। ये इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चपराला वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपको सही कथन बताने हैं। अब जो चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? सबसे पहले ये जान लो कि वो कहाँ पे? गढ़चिरौली में है। कहाँ पे है? गढ़चिरौली में है। गढ़चिरौली में जो अभ्यारण्य है वहाँ पे चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे धारीदार एक घास पक्षी या स्ट्रेटेड ग्रास बर्ड यहाँ पे देखा गया है, ठीक। तो स्ट्रेटेड ग्रास बर्ड यहाँ पे देखा गया, स्ट्रेटेड ग्रास बर्ड यहाँ पे देखा गया है, इस वजह से यहाँ पे चर्चा में आ गया। अब चपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको जानना है कि आखिर गढ़चिरौली है कहाँ। तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ कन्फ्यूजन करके नहीं क्रिएट करना है, ठीक। इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये 2 नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली नदी हो जाती है वर्धा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC ना रिवर अगर नेशनल पार्क से जुड़ी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जरूर स्टेटमेंट बनाता है। और वर्धा के अलावा दूसरा है वेनगंगा। और ये कैसे पता? जब आप PYQ एनालिसिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि किस तरह से UPSC का जो पैटर्न है ना क्वेश्चन बनाने का वो समझो। आप जो चीज़ें डिफिकल्ट आपको लग रही, जो नहीं टच करते, वहीं से 1-2 स्टेटमेंट पकड़े जाते हैं और उन्हीं को हम यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में देखते हैं, R&D करते हैं, जिससे आपको रिसर्च ना करना पड़े, आपको खाली वीडियो देखना है, ठीक है, और उसे नोट्स बना लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस टाइप के वन पाए जाएंगे, तो महाराष्ट्र का अगर ये रीजन है तो आपको पता होगा ड्राई डिसिडुअस पतझड़े वन यहाँ पे पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो माना ही जाएगा, मकर रेखा के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का रीजन है, ठीक। और यहाँ पे सागौन है, साल है, महुआ, ये सब हमारे
वो हुआ करते हैं जो उष्णकटिबंधीय, अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल जो डिसिडुअस फॉरेस्ट हुआ करते हैं उनमें पेड़ पौधे इस तरह से पाए जाते हैं। अब रही बात स्ट्राइप्ड ग्रास बर्ड के बारे में, स्ट्राइप्ड ग्रास बर्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, उसका ये तो वितरण कहाँ है, तो चीन में है, ठीक है ना, भारत में है, पाकिस्तान में है, कंबोडिया है, साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट है, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, हर जगह यहाँ पे पाया जाता है। अब IUCN में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी उसकी है, एकदम इतना नोट कर लीजिए आप, इतना आपके लिए सफिशियंट है। चलिए, स्टेटमेंट है कि इट लाइज नियरली द कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्धा एंड वेरगंगा, ये तो देखिए मैंने आपको बता दिया, तो आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा है इट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिक सेमी एवरग्रीन। अब क्या एवरग्रीन, एवरग्रीन मैंने आपको वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, इधर आपको महाराष्ट्र के इधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और जैसे इधर आता है तो पानी यहाँ पे बारिश यहाँ पे कम होती है, तो डिसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट। तीसरा, इट होम्स स्पाइस लाइक टाइगर, ब्लैक बक, बियर, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे कि सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो NCPCOR है उसने अपनी जयंती मनाई है, सिल्वर जुबली अगर हम बात करें तो उसने मनाई है। अब अगर हम बात करें कि ये आखिर कौन सी बला है, NCPOR, N लिख लेते हैं, चलिए NCPOR। अगर हम बात करें तो जो पोलर एरिया होते हैं उन पे रिसर्च करने के लिए सबसे पहले 25 मई की बात है 1998, मई महीना कौन सा था, मई, उसमें क्या किया जाता है, एक ऑटोनॉमस बॉडी स्टैब्लिश की जाती है जिसे कहा जाता है NCAOR। अब NCAOR का मतलब क्या, नेशनल अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका महासागरीय अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसका पर्पस क्या था कि जो पोलर रीजन है या साउथ जो कहते हैं ना साउथ ओशियन है या दक्षिण महासागर है, उस पर क्या करना, रिसर्च करना। और इस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो गोवा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, पर्पज क्या है, मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका, आर्कटिका, हिमालय रीजन और दक्षिण महासागर वाले रीजन में क्या करना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना। और इस तरह से क्या किया, बहुत सारे स्टेशन, शोध स्टेशन, रिसर्च स्टेशन भी बनाए गए हैं। अब अगर हम बात करें 3 रिसर्च स्टेशन के बारे में, आप यहाँ पे याद रखिए, अर्थ हो गई, यहाँ पे हो गया हिमालय, ठीक, यहाँ पे होगा आर्कटिक और यहाँ पे होगा अंटार्कटिक। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सा रीजन, आर्कटिक है। अगर आर्कटिक है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें, हिमाद्री जो रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया, हिमाद्री ये इस्टेब्लिश किया गया है, यहाँ पे आएगा यार, सॉरी। दूसरा अगर हम बात देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ये 3 रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं। और हिमालय वाले रीजन में कौन से स्टैब्लिश किए गए, क्या नाम है इसका, सॉरी हिमांश, ठीक है ना, हिमाद्री से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, हिमांश। ये 3 चीज़ स्टैब्लिश किए गए हैं। PIB में ये न्यूज़ थी, हमने यहाँ पर इसको डिस्कशन कर लिया। अब सही आंसर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, NCPOR नोडल एजेंसी इंडिया आर्कटिक प्रोग्राम, तो चलिए ये तो एकदम करेक्ट लग रहा है। विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर नहीं है, मैंने आपको बताया गोवा हेडक्वार्टर है। दूसरा एलिमिनेट कर दो, ये भी गया, ये भी गया, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट ऑपरेट परमानेंट रिसर्च स्टेशन, बहुत अंटार्कटिका एंड आर्कटिक यहाँ पे परमानेंट स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंबल रिवर। चंबल नदी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। चंबल नदी आपको पता है, आपने अगर भारत का नक्शा देख रखा है, लेट सपोज, चलिए एक ये भारत का नक्शा सॉरी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, चलिए यही लोगों का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये लोगों ये यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको चंबल रीजन देखने को मिलेगा। एक नदी यहाँ से जाती है, चंबल नदी जाती है, और चंबल नदी के नाम से कहते हैं, चंबल रीजन भी इसको बोला जाता है, बीहड़ वहाँ पे बनाती है। और जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, वो इंदौर के पास से जनापाव पहाड़ी से निकलती है। अब अगर आप देखोगे कि जो चंबल नदी है इसे प्राचीन काल में चर्मवती बोला जाता था, और ये इटावा में जाके यमुना की सहायक हो जाती है, और यमुना जाके गंगा में इलाहाबाद मिल जाती है। तो ये एक तरह की ट्रिब्यूटरी किसकी, इटावा में जाके यमुना से मिलती है। अब ये मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच बॉर्डर भी बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 से 24 किलोमीटर की लंबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किधर बह रही है आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, जैसे बनास नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें पार्वती नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है। पार्वती के अलावा काली सिंध नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और उज्जैन जिसके किनारे बसा हुआ शिप्रा नदी, वह भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरी है, और इस पर 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये प्रोजेक्ट चलते हैं। अब इन्हीं के बीच में अगर हम देखें, चंबल नदी संबंधित एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी चर्चा में रहा, जिसको 1979 में स्टैब्लिश किया गया था, और चंबल घड़ियाल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट ओरिजिनेटेड इन विंध्यन रेंजर जनापाव रीजन से ओरिजिन होता है, ये तो मैंने आपको बताया। और राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच लंबी दूरी तक सीमा बनाती है, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा, द बनास रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब बनास इसके दाएं मिलती है बाएं मिलती है, ये अगर आपको नहीं पता हो सकता है कि आपको गलत हो जाए, लेकिन अगर हम देखें दाएं नहीं बल्कि बाएं मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किस तरह की? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल्ड वेव्स। कोल्ड वेव्स यहाँ पे न्यूज में थी। आईएमडी कहा, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? आई थिंक पुणे में होना चाहिए। तो इसने कहा कि मध्य और मतलब मिडिल जो इंडिया है या नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, मतलब क्या, ये मिडिल वाला रीजन हो गया और ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन हो गया, यहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में यहाँ पर शीतलहर कोल्ड वेव्स आ सकती है। तो ये आईएमडी ने कहा 24 घंटे में तापमान लगातार गिरने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे इसने बताई है। चलिए ये तो समय आ गया है ठंडी का, तो आएगी। हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल था। अब अगर हम देखिए स्टेटमेंट क्या बनना है कि कोल्ड वेव्स प्लेन डिक्लेयर वेन मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री आर लोअर, 10 डिग्री या से कम होता है तो उसका जो कोल्ड वेव से डिक्लेयर की जाती है। चलिए स्टेटमेंट पहला कह रहा है। दूसरा अगर हम बात करें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीवियर कोल्ड वेव्स हिली रीजन इन वेन टेम्परेचर डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी जब कम तापमान हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्र में भी शीतलहर मानी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कोल्ड वेव्स कंडीशन इन इंडिया अकर मोस्टली बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। भारत में शीतलहर अधिकतर नवंबर जनवरी के बीच होती है। अब अगर हम बात करें तो नवंबर जनवरी बल्कि दिसंबर और फरवरी के बीच, फरवरी के बीच में मानी जाती है कोल्ड वेव्स। तो ये नवंबर जनवरी गलत हो जाएगा, दिसंबर टू फरवरी होगा। ठीक है, कौन सा? दिसंबर टू फेब। तो इससे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा आई थिंक, और 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर नॉर्मल रीजन है 10 डिग्री टेम्परेचर मैदानी क्षेत्र में आ रहा है, आपके घर यहाँ पे अगर मैदान में है और वहाँ पे 10 डिग्री से कम टेम्परेचर तो कोल्ड वेव माना जाएगा। लेकिन हिली रीजन में अगर 6.4 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तब वहाँ पे कोल्ड वेव माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द GLP-1 ड्रग। GLP-1 दवाइयों के बारे में आपको सही कथन बताने हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दे आर प्राइमरली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटिक। यह मोटापा और मधुमेह के उपचार में उपयोग होता है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि सेमाग्लूटाइड एंड GLP-1 रिसेप्टर एगोस्टिक का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा दीज ड्रग्स वर्क मेनली ऑन सप्रेसिंग इंसुलिन सिक्रेशन। न्यूज़ में क्यों था? सबसे पहले अगर आप जाने, न्यूज़ में इसलिए था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि GLP-1 जो दवा था उसको लेकर ग्लोबल गाइडलाइन जारी की। तो GLP जो दवा है ना, GLP जो दवा है उसको नाम तो मुझे फुल फॉर्म इसके एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, जो भी हो, लेकिन अगर हम बात करें किससे संबंधित है तो मोटापे मतलब ओबेसिटी और डायबिटिक से संबंधित है। तो उसको लेके दवाइयाँ मुख्यतः किस फॉर्म में होती है? या तो इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में, या तो गोली या टेबलेट के फॉर्म में। अब इसकी कुछ उदाहरण क्या कौन कौन से? सेमाग्लूटाइड और टिरिजेपेटाइड, पेटाइड या लिख लीजिएगा। अब इसका कारण वर्क कैसे करता है? तो ये क्या कर इंसुलिन को बढ़ाती है और ग्लूकागॉन को घटा देती है, जिससे जो डाइजेशन सिस्टम होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है और भूख भी दबती है। तो ये बात हो गई। इसको लेके WHO ने गाइडलाइन जारी की थी, तो यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि दवाएं मुख्यतः इंसुलिन इस तरह को दबा कर कार्य करती है। मतलब क्या करती है? इंसुलिन को दबा देती है। ये यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ये बात यहाँ पे गलत है। ये क्या करती है? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देती है ना। ग्लूकागन का स्त्राव जो होता है, ग्लूकागन जो होता है उसको घटाती है, बल्कि इंसुलिन को क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। 1 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। लास्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ बिन्ना आइलैंड के बारे में। बिन्ना आइलैंड किस कहाँ पे है? लक्षद्वीप के पास है। यहाँ पे लक्षद्वीप रीजन है, मध्य प्रदेश, सॉरी भारत के इधर मैप में है ना। स्टेटमेंट यहाँ पे बनना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टाइपेड ग्रासलैंड। स्टाइपेड ग्रासलैंड के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ और आपको बता दिया। चलिए स्टाइपेड ग्रासलैंड के बारे में तो हालांकि मैंने आपको बताया चीज़ें कि ये इट इज़ बिलोंग टू लोकेस्टिक फैमिली, ये लुकालिडिस फैमिली से संबंधित है। भारत के एंडेमिक है। इसकी लंबी पूँछें होती हैं और ब्लैक स्ट्रिप होती है। ये इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 3। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। ये एंडेमिक नहीं है, मतलब सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया में ही पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, इसको आप टैकल करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेवाइंस बीहड़ के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। दे आर नैरो वैली स्टीप साइड फॉर्मेशन मेनली ड्यू टू स्ट्रीम बैंक। नदी किनारे कटाव के कारण विकसित होते हैं। रेविन साइज के होते हैं। रेविन आर लार्जर देन कैनन बट स्मॉलर देन गलीस। रेवाइन आर कॉमन इन चंबल बेसिन। इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाए? कमेंट करेंगे। जो कमेंट करेगा सही स्टेटमेंट में उसको मैं हार्ट दूंगा। थैंक यू वेरी मच।